सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साइंस विषय का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और अगला चैप्टर है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र, यानी कि दाब या वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक यंत्र, इसके अलावा वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ये चैप्टर दोस्तों इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। देखिए, पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी के लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए, दाब के मात्रक कौन कौन से हैं। सबसे पहले दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब P बराबर F अपॉन A, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ पर हम इस तरीके से, अगर हम क्षेत्रफल की जगह पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर मानते हैं तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन 1। तो यहाँ पर हम P इक्वल टू F भी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जो दाब की परिभाषा निकल के आएगी, इससे यह आएगी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यानी कि दाब भी क्या है, एक प्रकार का बल ही होता है। अब देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी है, आप आसानी से, अगर MKS पद्धति में पूछता है कि बल का मात्रक क्या होता है तो आसानी से आप बता ले जाएंगे कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर MKS पद्धति में आपने पढ़ा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब SI पद्धति में क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक SI पद्धति में पास्कल होता है। इसके बाद CGS पद्धति में क्या होता है? देखिए, CGS पद्धति में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखिएगा आप लोग। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, अभी आपने देखा कि जो दाब होता है, दाब P बराबर F अपॉन A के, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब यहाँ पर P बराबर F अपॉन A लिखा हुआ है, तो ये जो P है, जब हम P को बढ़ाएंगे यानी कि दाब को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर इस तरीके से आप समझिए कि P इक्वल टू F अपॉन A लिखा हुआ है। तो अगर दाब अधिक होगा तो क्षेत्रफल कम होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो वह पूरा उसका क्षेत्रफल क्या है? अधिक कवर करेगा। कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो क्या करेगा? सारा क्षेत्रफल कवर करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दाब अभिलंबवत लग रहा है, लेकिन क्षेत्रफल अधिक है तो दाब क्या होगा? कम होगा। अगर दाब अधिक है तो क्षेत्रफल कम होगा। अब इसका मतलब, अगर व्यक्ति सोया हुआ है तो वह कम दाब लगा रहा है, क्योंकि बराबर लगा रहा है दाब पूरा पृथ्वी पर, तो एक ही जगह पर नहीं लगा रहा है। वो अपना, उसका क्या है, जो दाब है वो क्या है? बंट गया है अलग अलग जगह पर, मतलब बराबर लग रहा है। और यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से दाब क्या है? कम है। अब अगर कोई व्यक्ति 2 पैरों पर चल रहा है, ठीक है, अब 2 पैरों पर चल रहा है तो दाब कहाँ लग रहा है? उसके दोनों पैरों से लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? क्षेत्रफल और कम हो गया। जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अब आप सोचिए कि क्षेत्रफल और कम कर दें हम। क्षेत्रफल मतलब व्यक्ति केवल 1 पैर पर चल रहा है। अब क्या हो गया? अब तो क्षेत्रफल और भी कम ले रहा है, तो क्षेत्रफल जितना ही कम होगा दाब उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि अब यहाँ पर अगर हम तुलना करें, कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तब कितना दाब लगेगा, कोई व्यक्ति 2 पैरों पर चल रहा है तब कितना दाब लगेगा।
और कोई व्यक्ति एक पैर पे चल रहा है तब कितना दाब लगेगा। तो आप समझ सकते हो आसानी से कि कोई व्यक्ति अगर एक पैर पर चल रहा है तो दाब की स्थिति क्या होगी, सबसे अधिक होगी, क्योंकि जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही दाब क्या होगा, अधिक लगेगा। जैसे कि अगर हमें कील को दीवार में उसको हमें घुसाना है तो क्या होता है, कील क्या करते हैं हम नुकीली कर देते हैं ना, जहां से घुसाना होता है दीवार में वहां हम नुकीली क्यों करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल और दाब का क्या संबंध है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे एक क्वेश्चन, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को उदाहरण सही समझाइए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप सभी लोगों ने न्यूटन के गति के नियम में पढ़ा हुआ है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं और तीनों के तीनों नियम आप लोगों को ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया भी था, सेकेंड सेमेस्टर में भी था यह। तो दोस्तों आपको पता है कि जो पहला नियम है उसके अनुसार आपको पता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु गतिशील है यानी कि चल रही है वह तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगा करके उसे रोका ना जाए। तो यह क्या है, प्रथम नियम है। द्वितीय नियम आपको पता है कि F = m × a। इसके अलावा तीसरा नियम आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का है। यहाँ पर देखिए न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब दो पिंड परस्पर संपर्क में हो तो जितना बल एक पिंड दूसरे पिंड पर लगाता है उतना ही बल दूसरे पिंड पर विपरीत दिशा में लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया को न्यूटन के गति के तृतीय नियम तथा प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से भी जानते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आप देखिए 2016 में पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में। दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण जब आप समझेंगे तो आसानी से इसका नियम भी समझ पाएंगे। बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लग जाता है या धक्का लगता है। फुटबॉल को पैर से किक मारने पर पैर में भी चोट लगता है। आप फुटबॉल पर किक मार रहे हो, आप मार तो फुटबॉल को रहे हो लेकिन आपके भी पैर में चोट लग रही है। यह क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अलावा रॉकेट को उड़ाने पर भी रॉकेट इंजन विपरीत थ्रस्ट पैदा करते हैं। तो इस तरीके से जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यानी कि अगर हम किसी पर फोर्स लगाते हैं, हम किसी को धक्का देते हैं या मान लीजिए हम दीवार को ही धक्का दे रहे हैं तो दीवार भी हमारी तरफ उतना ही फोर्स लगा रही है जितना हम उसकी तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बस बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं तो यह वस्तु जितना बल दूसरे पर लगा रहा है उतना ही बल इसके ऊपर भी यह दूसरा पिंड लगा रहा है। तो बस यही सिंपल सा रूल है क्रिया प्रतिक्रिया का। हर एक क्रिया का क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। अब इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, रॉकेट के उड़ने के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। तो रॉकेट एक प्रकार का वाहन है। क्या है, एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट को आगे की दिशा में समान अनुपात का बल मिलता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस तथा तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर एक सक्रिय मुख से अत्यंत वेग के साथ बाहर निकलती है। इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ले जाती है। यानी कि रॉकेट के अंदर क्या होता है, आपने देखा ठोस और तरल ईंधन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और यहाँ पर उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है और यही गैस क्या करती है, पीछे की ओर आप देखते हैं निकलती है, सक्रिय मुख से निकलती है और यही क्या करती है, रॉकेट को आगे जाने में मदद करती है। तो यह किस पर आधारित है, यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। रॉकेट के उड़ने का जो सिद्धांत है याद रखिएगा आप लोग, 2017 में ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा आप लोग इसको, और यह एक बार के बराबर होता है, यानी कि एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसे हम पास्कल भी बोल सकते हैं, इसे हम एक बार भी बोल सकते हैं और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। किसे, वायुमंडलीय दाब को। याद रखिएगा आप लोग, और दाब का मात्रक आपको याद है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसमें, MKS पद्धति में। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है
क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर की ओर उठने लगता है? गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है जिसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, इसलिए गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। यानी कि जो हीलियम गैस होती है वह क्या होती है? वायु से हल्की होती है और इसका घनत्व वायु से कम होता है, जिससे गुब्बारा क्या होता है? ऊपर उठने लगता है या उड़ने लगता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है वायु दाब आरोपित करती है, यानी कि जो वायु है वो दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या किसी दिशा में नहीं। दोस्तों जो वायु है यह चारों दिशाओं में बल आरोपित करती है। नेक्स्ट है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? आपको भी मैंने बताया है, ऊर्जा, दाब, कार्य या फिर आवेश। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। जैसे कि P बराबर F अपॉन A है, अगर A को हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान लें तो P बराबर F अपॉन 1 हो जाएगा। तो एकांक क्षेत्रफल यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। तो P बराबर F के। तो ऑप्शन 2 जो है दाब, यह सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाब अधिक होता है बैठने पर, एक पैर पर खड़ा होने पर, दोनों पैरों पर खड़ा होने पर या लेटने पर। अब आपको बताना है दाब कब अधिक लगेगा? जब क्षेत्रफल सबसे कम होगा। सबसे कम क्षेत्रफल कब होगा? जब व्यक्ति बैठेगा, जब व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा होगा, जब व्यक्ति लेटेगा या फिर जब व्यक्ति केवल और केवल एक पैर पर खड़ा होगा। सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम एरिया कब लेगा व्यक्ति? जब एक पैर पर केवल खड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 जो है एक पैर पर खड़ा होने पर सबसे अधिक दाब लगेगा। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से जो आपका दाब चैप्टर था, जितने भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आए थे मैंने वो भी बताया। दाब के मात्रक, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, इन सभी के विषय में मैंने आपको बताया। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एमकेएस पद्धति में मात्रक, दाब का सीजीएस पद्धति में मात्रक, सबके विषय में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको दाब चैप्टर भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, ये दोनों पेपर हमने पूरा कर दिया है। दोनों पेपर एकदम कंप्लीटली पढ़ा के खत्म कर दिया है। उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपको सभी विषयों के नोट्स हम देंगे अगर आपने चैनल को ज्वाइन कर लिया है। और आपकी कोई भी समस्या है तो व्यक्तिगत रूप से हम आपको आपकी समस्या का समाधान भी बताएंगे। तो प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और अपनी समस्याओं का भी हल प्राप्त करिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे और लगातार ऐसे ही अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ेंगे। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कॉलेज के जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक जो प्रशिक्षु हैं वो उन तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इन वीडियोस से लाभान्वित हों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे बने रहिएगा।